नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। और आज का जो डिस्कशन है वो है दक्षिण भारत की राजनीति से संबंधित, और दक्षिण भारत की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के दखल को लेकर के हम डिस्कशन करने वाले हैं। क्योंकि जो दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्य हैं, टोटल जो लिया जाए तो 6 राज्य, लेकिन जो 5 बड़े राज्य हैं उनको लेकर के 2024 के नज़रिए से भारतीय जनता पार्टी बहुत टेंशन में है। लगभग 130 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी का जोर चल नहीं पा रहा है, या जोर कैसे चले उसको लेकर के रणनीति कैसे तैयार की जाए उस पर भी मंथन हो रहा है। और इन्हीं सब बातों पर, इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे कि दक्षिण भारत को कैसे साधेगी भारतीय जनता पार्टी। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभिषेक पांडे जी हैं। अभिषेक भाई, बहुत बहुत स्वागत है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, उत्तर भारत तो ठीक है, एक बार समझ में आता है कि हिंदी पट्टी के जो भी स्टेट हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, और जहां नहीं मजबूत है वहां मजबूती से रणनीति बनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दक्षिण में जोर नहीं चल रहा। दक्षिण में इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि दक्षिण में जो उनके सहयोगी थे भाजपा के, या फिर भाजपा क्योंकि वहां पर बहुत मजबूत रही नहीं है और सहयोगियों के साथ भी रिश्ते बेहतर नहीं है। तो जो आपने बताया ना 130 सीटें दक्षिण भारत की जो 6 राज्य हैं, 5 बड़े राज्य हैं, वहां पर बीजेपी की स्थितियां ठीक नहीं है। उत्तर भारत में तो आप देखिए कि दो बार 14 में और 19 में सरकार बनी तो उन्होंने लगभग क्लीन स्वीप किया था। जितने बड़े राज्य थे सब में पूरी की पूरी सीटें ऑलमोस्ट 90% उन्होंने सिक्योर किया। लेकिन दक्षिण भारत में अपने सहयोगियों पे उनको निर्भर रहना पड़ा। और एक राज्य कर्नाटक जहां पे उनकी अपनी सरकार थी, जहां पे वो मजबूत थे, हाँ, लोकसभा में भी वो बहुत मजबूत थे, वहां पर अब वो सरकार में नहीं है। और उन्होंने जो गठबंधन किया है वहां पे जेडीएस से हाल में कुमार स्वामी के साथ, उसको लेकर के भी वहां पे बताया जा रहा है कि बहुत जल्दी जब लोकसभा के चुनाव होने वाले होंगे तो कर्नाटक बीजेपी में एक बड़ा बगावत देखने को मिल सकती है, क्योंकि वहां लिंगायत समुदाय के लोगों को लेकर के जो समस्या है, इस लिंगायत का जो मुद्दा है वो वहां पर गर्म हो जाएगा जैसे ही जेडीएस वहां पर इन होती है भाजपा के साथ। तो कर्नाटक में जो उनका होम टर्फ हुआ था दक्षिण भारत का बीजेपी का, वहां पर ये समस्या है और इसको अगर बहुत जल्दी रिजॉल्व नहीं किया गया। अच्छा, एक समस्या और है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जो है सनातन वाली बात करती है, हिंदी की बात करती है, हिंदी बेल्ट की बात करती है, और उसी चीज को लेकर के दक्षिण भारत के जो राज्य हैं जैसे तमिलनाडु है वो एकदम उसके एंटी है, एकदम खिलाफ है। क्योंकि दक्षिण भारत में अगर तमिलनाडु को देखें तो वहां की पूरी सियासत ही इससे उलट है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि उदयनिधि स्टालिन ने किस तरीके से सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया से उसकी तुलना कर दी, जिसके बाद से एआईएडीएमके जो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में थी एक तरीके से असंतोष हुआ और वो बीजेपी से बाहर आ गई। वो नैतिक रूप से वो फंस गए कि अब हम करें क्या इसमें, क्योंकि तमिलनाडु में द्रविड़ पॉलिटिक्स हावी है और वहां चाहे एआईडीएमके हो जो कि भाजपा की सहयोगी रही हो, उसके सामने भी समस्या थी कि उनको 26 में विधानसभा के चुनाव में जाना है। तो वहां पर वो किस मुद्दे के साथ जाएंगे, सनातन के समर्थन में जाएंगे, सनातन के विरोध में जाएंगे। इसलिए उन्होंने अपने आप को फिलहाल भाजपा से अलग किया और सेलिब्रेट किया, क्योंकि उनके लिए मुझे लगता है ज्यादा महत्वपूर्ण है वहां का विधानसभा का चुनाव, इसलिए वो उन्होंने अपने आप को सेपरेट किया है। तो तमिलनाडु में भी ये बीजेपी के लिए समस्या कि एक मजबूत सहयोगी था वो अलग हो गया है, और जो सियासत सनातन को लेकर के शुरू हुई थी उत्तर भारत में अब फायदा मिलेगा, लेकिन दक्षिण भारत में अब आपका कोई सहयोग करने के लिए नहीं है, इवन दो आपका विरोध होगा वहां। ठीक बात है, ठीक बात है। और कर्नाटक में भी सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार आ गई है। अब ऐसे में चूंकि अब आप जेडीएस के साथ चले गए, जो तो लिंगायत वाला जो सेक्ट था, एक जो पूरा ग्रुप है जो लिंगायत, दरअसल मैं आप सभी को बता दूं, महाराष्ट्र में जो लिंगायत वोटर है ना वो सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर वोटर है। जितने भी बड़े मठ है ना कर्नाटक में, वहां से कर्नाटक की सियासत तय होती है। अब चूंकि और हर मठ पर कर्नाटक में लिंगायत समूह के व्यक्ति का कब्जा है, एक तरीके से होल्ड है, पूरी सियासत वहीं से चलती है। अगर लिंगायत नाराज हुआ तो कर्नाटक इस बार साफ होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को के भीतर मुझे लगता है इस चीज को लेकर के भी बड़ी एक टेंशन होगी। बहुत टेंशन है इस बात को लेके, क्योंकि जैसे जेडीएस इन हुई है तो वहां पे एक बड़ा वर्ग जो था उसमें एक खलबली मची है कि अब ये दिक्कत यहाँ पर आने वाली है, बहुत सारे लोग अलग होंगे। ये ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि अगर
सिस्टम में जो जेडीएस के साथ बेहतर तालमेल नहीं हुआ तो वहां पर दिक्कत होगी। तो दक्षिण भारत भाजपा के लिए मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, और उनका होम टर्फ कर्नाटक जा चुका है उनके पास से। ठीक बात है। तमिलनाडु में पहले डीएमके थी, अब एआईडीएमके है, लेकिन दोनों ही अब अलग हो चुके हैं। तेलंगाना में भाजपा का कोई बहुत ज्यादा स्कोप है नहीं, वहां पर केसीआर बहुत मजबूत है, केसीआर बहुत मजबूत है। तो उनके लिए बचता है सिर्फ एक अच्छा स्टेट जहां पर वो अपने आप को काम कर सकते थे, लेकिन वहां दुविधा में है, वह है आंध्र प्रदेश। वाईएसआर ने हमेशा समर्थन किया है, जगन मोहन ने हमेशा समर्थन किया है, लेकिन अगर आप चंद्रबाबू नायडू को लेते हैं, उनके साथ भी तो मोदी जी मंच साझा कर चुके हैं, तो दिक्कत फिर वाईएसआर आपका समर्थन क्यों करेगा? हाँ। क्योंकि वहां स्टेट की पॉलिटिक्स भी तो करनी है उनको, हाँ। आपस में यही तो लड़ना है वहां पे, और टीडीपी को और वाईएसआर। जगन मोहन ने हमेशा हर मुद्दे पर उनकी पार्टी ने लोकसभा के भीतर चाहे राज्यसभा के भीतर उन्होंने पूरा खुल के एकदम सपोर्ट किया है अरे मोदी जी को बहुत करीब, उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं पीएम मोदी के साथ, लेकिन आप सोचिए कि स्टेट पॉलिटिक्स भी तो करनी है उनको। अगर आप चंद्रबाबू नायडू के साथ मंच शेयर करेंगे, जो कि वहां पे घोटाले के आरोपी हैं, जेल में है, हाँ जेल में है, और उनको इलेक्शन में लड़ना है, तो टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस तो वहां पे अलग अलग लड़ेगी ना। तो समस्या ये है कि या तो आप जगन मोहन का समर्थन लीजिए या चंद्रबाबू नायडू को लीजिए। अच्छा ये भी देखिए, तेलंगाना में इनका कोई स्कोप है नहीं, विधानसभा के चुनाव हैं, बीआरएस कह रही कि भैया हम विधानसभा के चुनाव पहले देख लें कैसा हमारा स्कोर रहता है, हम उसके हिसाब से तय करेंगे कि इंडिया में जाना है कि एनडीए में जाना है। हाँ। और मुझे लगता है कमोबेश स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत हार को लेकर के केरल में भी वही है। केरल में देखिए यूडीएफ और एक और पार्टी है वहां पे, बीजेपी का कोई बीच में कुछ नहीं है, मिडिल स्कोप नहीं बन रहा है। उन्होंने ये सोचा था कि 19 के बाद से जो इधर वक्त मिला था कि वहां पर दक्षिण भारत में कुछ कोशिशें की गई थी वहां संगठन को मजबूत करने की, लेकिन वो स्पेस नहीं मिल पा रहा है वहां पे। और मुझे लगता है इतने दिनों की कोशिश करते करते अब तो वक्त आ गया 24 के चुनाव का। केरल में कोई ऐसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तमिलनाडु में हमने चर्चा कर ली, कर्नाटक में हमने देख लिया, आंध्र प्रदेश में क्या स्थिति है आपने देखा। तो ये कुल मिलाकर के दक्षिण भारत की 130 सीटें हैं, वहां पर बीजेपी अपने होम टर्फ को खो चुकी है और बाकी जगहों पे दिक्कतें। सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं, अगर हम पूरे उसके देख लें वहां पर आप साफ हैं। अब आ जाइए थोड़ा सा इधर महाराष्ट्र होते हुए, महाराष्ट्र में आपकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, भले ही आपने अजीत पवार को ले लिया है, चाहे आपने शिवसेना के शिंदे गुट को अपने पास रखा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप उद्धव ठाकरे और शरद पवार को किनारे नहीं कर सकते। कमोबेश यही स्थिति बिहार चले आइए, बिहार में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां भी नीतीश कुमार अलग हैं, आरजेडी और नीतीश कुमार एक हो चुके हैं, यानी कि एक पूरा का पूरा वोटर्स का एक पूरा का पूरा जो चंक है वो आपकी खिलाफत में खड़ा हुआ है। कमोबेश स्थिति विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भी वही बन रही है, क्योंकि कांग्रेस बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है। समस्या 130 सीटों की नहीं है, समस्या तो ये भी है ना कि बाकी की जो सीटें हैं हिंदी पट्टी में, खास करके जो इधर नॉर्थ के स्टेट है, वहाँ इंडिया अलायंस का भी वहाँ इंडिया अलायंस का असर है, क्योंकि बाकी क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं, अगर कांग्रेस के साथ जुड़ रही हैं तो वहाँ उनकी मजबूती दिख रही है। तो ये बात सही है कि जहां पर बीजेपी बड़ा स्कोर करती थी अब वहां पे वो स्कोप नहीं दिख रहा, और दक्षिण भारत में जहां पे अपने सहयोगियों के साथ स्कोर करती थी वहां पर अब समस्या है कि उनके पास सहयोगी और शायद यही वजह भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से मैं का नारा कर देती थी या मैं वाली बात उसके अंदर थी, अब वो हम पर आ गई है, पार्टियों को समेटना चाह रही है, उनको साथ लेकर के, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर के 2024 का जो ये समर है उसको पार करना चाह रही है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है वो दक्षिण भारत के 6 राज्य और लगभग 130 लोकसभा सीटें, वो इसके अलावा उत्तर भारत की जो उत्तर भारत में खास करके जहां जहां इंडिया अलायंस से जुड़े हुए पार्टियों, उनके दलों का जो वर्चस्व है, जो क्षेत्रीय छत्रप है, उनको भी ध्यान में रखना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि वो भी कंपटीशन, उनके लिए भी बहुत बड़ा कंपटीशन क्रिएट करेंगे बीजेपी के सामने। लेकिन इस एक्सप्लेनर में, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आपको ये डिस्कशन हमारा कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ये वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए। हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम है डेली लाइन।